Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our brand new series called Current Affairs Daily MCQs. In this series, we will cover that day's newspaper through a set of 10 MCQs. And please, मैं हर वीडियो में ये दोहराता हूं, please make this lecture series a part of your daily routine. क्योंकि अगर आप रोज करंट अफेयर्स कवर करोगे, उस दिन का न्यूज़पेपर कवर करोगे थ्रू अ सेट ऑफ 10 MCQs, तो आपको 3 फायदे होंगे. फायदा नंबर 1, अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे. फायदा नंबर 2, अगर न्यूज़पेपर पढ़ा है तो करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएंगे. एंड फायदा नंबर 3, MCQ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. रोज 10 से 20 मिनट आपने लगाने हैं, 10 MCQs करने हैं. और अगर आप ऐसा करते जाओगे टिल योर प्रीलिम्स, हर रोज 10 से 20 मिनट लगाओगे टिल योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो ये मेरी गारंटी है कि यू विल बी प्रैक्टिसिंग मोर देन 2000 MCQs फॉर करंट अफेयर्स. और करंट अफेयर्स हमारे प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत भी नहीं है. तो करंट अफेयर्स के 2000 से ज्यादा MCQ प्रैक्टिस अगर आपने कर ली, तो करंट अफेयर्स को लेके तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी अपने प्रीलिम्स एग्जाम. सो इसीलिए मेक दिस लेक्चर सीरीज अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन. रोज 10 से 20 मिनट, 10 MCQs, and by the end of your preparation you would have practiced 2000, more than 2000 MCQs from current affairs. All right, चलो फिर without further ado, बिना किसी देरी के let's start with question number 1 आज के न्यूज़पेपर से set of 10 MCQs. ठीक है, question number 1. Consider the following statements regarding measles. It is a bacterial infection that causes fever and red skin rashes. There is no specific medical treatment for it. It can be prevented through MMR vaccine. India had adopted the goal of measles elimination by 2023. Select the correct option. Only one statement is correct. Only 2 statements are correct. Only 3 statements are correct. All 4 statements are correct. All right? चलो एक्सप्लेनेशन पे आते हैं. देखो, मीजल्स एक वायरल डिजीज है और ये जनरली बच्चों को ही होता है. ठीक है, तो ये एक वायरल इंफेक्शन है जो बच्चों को होता है और इसमें क्या हो जाता है, रनी नोज, बहुत ज्यादा हाई फीवर और स्किन पे रेड डॉट्स और रेड रैशेस होने लग जाते हैं पूरी स्किन पे. क्लियर? और बच्चों को ही होता है. तो ये वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल नहीं है. ठीक है, नाउ बिकॉज ये जो वायरल डिजीज है, वायरल डिजीज का ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है. करंटली अगर किसी को मीजल्स, किसी बच्चे को मीजल्स हो जाते हैं तो उसके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है. मीजल्स हो जाएगा अगर किसी बच्चे को, तो अपने आप ही वायरस बॉडी से निकल जाएगा, पर 10-1 दिन आपको तंग करके जरूर जाएगा. ठीक है, उस टाइम बस आपने पानी अच्छे से पीना है, विटामिन लेने हैं वगैरह वगैरह. ठीक है, पर ये अपने आप ही क्योर होता है, इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं एग्जिस्ट करता है. हाँ, पर ये डिजीज आपके बच्चों को ना हो, इसके लिए वैक्सीन एग्जिस्ट करती है, प्रिवेंशन एग्जिस्ट करता है. और वैक्सीन का नाम है MMR वैक्सीन. MMR वैक्सीन का मतलब मम्प्स, मीजल्स एंड रूबेला. ये 3 डिजीजेस हैं, मम्प्स, मीजल्स, रूबेला. तीनों वायरल डिजीज हैं और तीनों स्किन रिलेटेड डिजीज हैं. ठीक है, बस मम्प्स के केस में आपके सलाइवरी ग्लैंड स्वोलन हो जाते हैं, तो गाल फूला फूला सा होता है. क्लियर? तो ये तीनों डिजीजेस के लिए एक वैक्सीन है कॉल्ड MMR वैक्सीन. ठीक है, तो ये वायरल इंफेक्शन है, इसीलिए पहली स्टेटमेंट गलत है. देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर इट, बिल्कुल सही. कुछ नहीं है अगर हो गया था, नहीं हो इसके लिए वैक्सीन है कॉल्ड MMR वैक्सीन, तो ये सही है. और इंडिया ने गोल अडॉप्ट किया था कि बाय 2023 हम मीजल्स इंडिया से एलिमिनेट कर देंगे, पर अभी तक हुआ नहीं है. ठीक है, अभी तक वैक्सीन ज्यादातर बच्चों को, मतलब सारे बच्चों को नहीं लगी है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि बाय 2023 वी वुड हैव एलिमिनेटेड मीजल्स. तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है. ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ये न्यूज में भी इसलिए था बिकॉज अभी रिसेंटली WHO की रिपोर्ट आई है कि 11 लाख बच्चों को वैक्सीन ही नहीं लगी है MMR. तो कहां से एलिमिनेट होगा 2023 तक? अभी 2023 ही चल रहा है. अब 1 महीने में कोई मैजिक तो नहीं हो जाएगा. ऑलराइट, है. आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 2. Which of the following statements regarding PM Kisan Samman Nidhi scheme is are correct?
It is a centrally sponsored scheme that provides direct cash support to farmers. Okay. Under the scheme, an income support of 6,000 per year in three equal installments will be provided to land holding farmer families. Okay. The beneficiaries of this scheme are small and marginal farmers. Okay. Central government is entrusted with the job of beneficiary identification under this scheme. ठीक है, choose the correct option. Only one, only two, only three, all four statements are correct. Now देखो, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम क्या है? ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है. अंडर दिस स्कीम जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं, जिनकी अपनी लैंड है, अपनी जमीन पे खेती कर रहे हैं, ठेके की जमीन पे नहीं, जितने भी लैंड होल्डिंग फार्मर्स हैं who either lie in the small farmer category या marginal farmer category. तो जितने भी लैंड होल्डिंग स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनको सरकार हर साल 6,000 रुपए डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी. ठीक है. स्मॉल फार्मर्स होते हैं जिनकी लैंड होल्डिंग है 1 to 2 हेक्टेयर्स, और मार्जिनल फार्मर्स वो हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड है. तो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल 6,000 रुपए डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी, ताकि उनका कुछ खर्चा कवर हो जाए फार्मिंग से रिलेटेड. ये है पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम. अब ये जो 6,000 रुपए फार्मर्स को मिलेंगे, ये मिलेंगे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, 2-2 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट्स में पूरे साल में मिलेंगे. ठीक है. अच्छा, अब ये काम के कौन स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है जिसके बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए डालने हैं, ऐसे फार्मर्स को आइडेंटिफाई करने का काम जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा या यूटी गवर्नमेंट का होगा. यूटी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होगा. देखो, लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम तो लोकल गवर्नमेंट्स बेटर कर सकती हैं. दिल्ली से सरकार तमिलनाडु के फार्मर्स को कैसे आइडेंटिफाई कर लेगी? तमिलनाडु की सरकार कर पाएगी ना. इसीलिए बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन हर स्कीम की स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट करते हैं या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस करते हैं. ठीक है, ये सिस्टम है. अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है ना, 2 तरीके की होती हैं. एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती है ना, उसमें जो खर्चा होता है वो सेंटर और स्टेट्स आपस में डिवाइड कर लेती हैं. जैसे जनरली क्या होता है, 60% खर्चा सेंटर करती है, 40% स्टेट्स को दे देती है, या 75 सेंटर 25 स्टेट्स. ठीक है. पर सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है, स्टेट गवर्नमेंट कोई खर्चा नहीं करती. पीएम किसान जो स्कीम है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नहीं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. 100% फंडिंग इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आ रही है. तो पहली स्टेटमेंट गलत है. इनकम सपोर्ट ऑफ 6,000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड टू लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज, ये बिल्कुल सही है. पर याद रखना, ओनली लैंड होल्डिंग फार्मर्स, जिन्होंने रेंट पे जमीन लिया उनको नहीं. बेनिफिशियरीज ऑफ दिस स्कीम आर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, बिल्कुल सही. और बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन का काम सेंट्रल का नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का है. तो ये गलत है. ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. Answer is B. Question number 3. Consider the following statements regarding the office of governor. अभी तमिलनाडु के गवर्नर बहुत कंट्रोवर्शियल चल रहे हैं, तो इसीलिए न्यूज में था. The governor of a state is appointed by the president for a term of 5 years and holds office during his pleasure of president. Only Indian citizens above 25 years of age are eligible for appointment to this office. Okay. Under the Indian Constitution, governor has no discretionary powers and is completely bound by the aid and advice of Council of Ministers. Which of the above statements are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. ठीक है. चलो एक्सप्लेनेशन. देखो, हर स्टेट का एक गवर्नर होगा, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. और गवर्नर को अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक बार गवर्नर अपॉइंट हो गया तो हिज टर्म ऑफ ऑफिस इज 5 ईयर. पर अगर गवर्नर को आपने 5 साल से पहले निकालना है या रिमूव करना है तो ये पावर प्रेसिडेंट की है. हेंस वी से द गवर्नर स्टेज इन हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट अगर चाहे तो कभी भी गवर्नर को हटा सकता है, लगा सकता है, वो प्रेसिडेंट की पूरी पावर है.
ठीक है, गवर्नर की जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अच्छा, ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर, बट एक और क्वालिफिकेशन है, एक तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उनकी एज कम से कम 35 ईयर्स या अबव होनी चाहिए, नॉट 25 ईयर्स। 25 ईयर्स एमपी एमएलए की क्वालिफिकेशन है, इनकी नहीं। ठीक है, तो गवर्नर होगा आपका 35 नॉट 25। सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अच्छा, जनरली हमारे कंट्री में ना प्रेसिडेंट या गवर्नर, प्रेसिडेंट की पहले मैं बात करता हूं। प्रेसिडेंट जो है वो खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता। प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल, और बहुत जो मंत्री हैं। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी। ही इज बाउंड बाय दैट। दैट मीन्स प्रेसिडेंट हैज नो डिस्क्रिशनरी पावर्स। मतलब कुछ केसेस में है, बट प्रेसिडेंट अपना डिसीजन नहीं लेता, ये जो बोलेंगे वही प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट हैज लिटिल डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी का मतलब है कि इनके डिसीजन को वायलेट करते हुए खुद से डिसीजन ले लिया, इनकी एडवाइस नहीं मानी। ठीक है, हाँ, अगर हम गवर्नर की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है गवर्नर का भी वही प्रेसिडेंट वाला हाल है। जनरली गवर्नर इज ऑल्सो बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि चीफ मिनिस्टर और उसके और मंत्री। तो चीफ मिनिस्टर और उसके और मंत्री जो एडवाइस देंगे गवर्नर को माननी पड़ेगी। ठीक है, बट कुछ केसेस में गवर्नर अपनी चला सकता है, उसे हम कहते हैं कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है। और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कुछ कुछ केसेस में। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर को कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स दी हुई हैं, नो डिस्क्रिशनरी पावर्स है ही नहीं है। जनरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से चलेगा, पर कुछ एरियाज में अपनी चला सकता है वो। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, हाँ, यहां पे करेक्ट नहीं पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। आई एम सॉरी अगेन, करेक्ट इनकरेक्ट की 2-3 बार गलती हो गई। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। ओनली 2 and 3 आर इनकरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इट वाज लॉन्च्ड इन 2021. Its members include India and 5 countries located on the Pacific Ocean. Okay, it is a type of free trade agreement among member countries. Okay, its latest ministerial meeting was held in San Francisco. Okay, select the correct option from below. Only one statement, only 2 statement, only 3, all 4 statements are correct. All right, चलो explanation पे आते हैं। देखो, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF इंडिया और 13 पैसिफिक ओशन कंट्रीज के बीच में है। अब 13 पैसिफिक ओशन कंट्रीज कौन सी होगी? वो कंट्रीज जिनकी कोस्ट लाइन पैसिफिक ओशन से लगती है, जापान, यूएसए वगैरह वगैरह। ठीक है, ये तो इंडिया एंड 13 पैसिफिक ओशन कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है IPEF, और इनका पर्पस क्या है कि हम इकोनॉमिक एरियाज में पार्टनरशिप करें, कोऑपरेशन करें। याद रहे, ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है इंडिया और इन 13 पैसिफिक ओशन कंट्रीज के बीच में, बस कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क है कि जो जो हमारे बीच में मुद्दे हैं इकोनॉमिक, उनको हम सॉल्व करें और पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो ग्रो करे, उसके लिए कोऑपरेट करने के लिए है ये, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये लॉन्च हुआ था 2021 में यूएसए के कहने पे, और इसमें चाइना मेंबर नहीं है, याद रखना। चाइना का भी कोस्ट लाइन लगती है पैसिफिक ओशन से, पर चाइना मेंबर नहीं है इसका। तो चाइना के खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की थी यूएसए ने, तभी इंडिया मेंबर है इसका। क्लियर? अभी IPEF की मिनिस्टीरियल मीटिंग चल रही है यूएसए में, सैन फ्रांसिस्को, और हमारे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल जी गए हुए हैं। ठीक है, तो इट वाज लॉन्च्ड इन 2021, बिल्कुल सही। इट्स मेंबर्स इंक्लूड इंडिया एंड 5 कंट्रीज, नो, 13 कंट्रीज लोकेटेड ऑन पैसिफिक ओशन, नॉट चाइना। इट इज अ टाइप ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, बिल्कुल नहीं। इट्स लेटेस्ट मिनिस्टीरियल मीटिंग वाज हेल्ड इन सैन फ्रांसिस्को, बिल्कुल सही। तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5,
Consider the following statements regarding National Highway Authority of India. It is a statutory body set up in 1988. It is under the administrative control of Ministry of Road Transport and Highway. Bharatmala Pariyojana is being implemented under NHAI. Which of the above statements are correct? 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3. ठीक है, ये बेसिकली इजी क्वेश्चन है. देखो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसी अथॉरिटी है जो हाईवे सेक्टर, हाईवेज की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी बाय पासिंग एन एक्ट इन द पार्लियामेंट. उस एक्ट का नाम था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1988. तो क्योंकि एनएचएआई बनी है थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसीलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. स्टैट्यूटरी बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनती हैं. तो ये बिल्कुल सही है. अच्छा, सेकंड ऑप्शन तो बहुत इजी है. ऑब्वियसली हाईवेज डेवलपमेंट करने का काम किसका? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ही होगा. तो एनएचएआई इसके अंडर काम करती है. बिल्कुल सही. अच्छा, हमारा एक ना नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है जिसका नाम है भारतमाला प्रोजेक्ट. बहुत मेगा प्रोजेक्ट है ये. तो भारतमाला प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? एनएचएआई कर रहा है. ये भी बिल्कुल सही है. अगर आप तुक्के भी लगा रहे होगे तो भी इस क्वेश्चन का आंसर डी ही करके आओगे आप, है ना. तो ये फेयरली इजी क्वेश्चन था. आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 6. Consider the following statements regarding United Nations framework cooperation on climate change. ठीक है, FCCC, United Nations Framework Cooperation on Climate Change, Framework Convention, sorry, लिख देता हूं मैं. United Nations Framework Convention on Climate चेंज. ठीक है, यूएनएफसीसी. तो इसकी हर साल मीटिंग होती है जिसे हम कहते हैं सीओपी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. तो जिन जिन कंट्रीज ने इस फ्रेमवर्क कन्वेंशन पे साइन किया हुआ, रैटिफाई किया हुआ, वो पार्टीज हैं. उनकी कॉन्फ्रेंस होती है जिसे हम क्लाइमेट समिट कहते हैं. तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल होती है. हर साल क्लाइमेट समिट होता है. ठीक है, तो ये है. अभी जो लेटेस्ट है उसका नाम है COP 28, मतलब 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो रही है अंडर यूएनएफसीसी. सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूएनएफसीसी 28. द क्लाइमेट समिट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन दुबई. द फाइंडिंग्स ऑफ द ग्लोबल स्टॉकटेक एज पर पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 शैल बी प्रेजेंटेड एट COP 28. India's PM campaign called Lifestyle for Environment was first presented at COP 26 in Glasgow. Select the correct option. Only one, only two, all three. None of the above statement is correct. Now देखो, COP 28 या COP जितने भी होते हैं वो क्लाइमेट समिट ही होते हैं. ठीक है, तो COP 28 हो रहा है दुबई इस साल दिसंबर में. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. अच्छा देखो, एक COP हुई थी पेरिस में 2015 में. अंडर दैट ये डिसाइड किया गया था कि पेरिस एग्रीमेंट में सारी कंट्रीज ने अपने टारगेट्स बताए थे कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे. 2020 से ये पेरिस एग्रीमेंट के जो टारगेट्स थे ये स्टार्ट होने थे 2020 से. और अंडर पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 ये डिसाइड किया गया था कि एक बार हम ग्लोबल स्टॉक टेक करेंगे. ग्लोबल स्टॉक टेक का मतलब क्या है कि जितनी कंट्रीज थी जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट 2015 में बोला था हमारे ये टारगेट्स हैं, उन्होंने अपने टारगेट्स कितने अचीव कर लिए हैं, उसे हम कहते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक. और ग्लोबल स्टॉक टेक की पूरी रिपोर्टिंग पूरी हो चुकी है. अब ग्लोबल स्टॉक टेक में जितनी भी फाइंडिंग्स थी वो प्रेजेंट होंगी COP 28 में. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अच्छा, एक ना हुआ था COP 26, हुआ था ग्लासगो में, इसे ग्लासगो क्लाइमेट समिट भी कहते हैं. ठीक है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री भी गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो सिर्फ गवर्नमेंट्स ही काम नहीं करेंगी, लोगों को भी काम करना पड़ेगा. और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी जिसका नाम था लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट. इसका मतलब क्या है कि हम सबका लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट कम से कम पोल्यूट करें, कम से कम ग्रीन हाउस गैसेज इमिट करें, कि इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना करें, अपने घर से निकले तो सारी लाइट्स बंद करके जाएं, सिग्नल पे अपनी गाड़ी ऑफ कर दें, है ना. ये छोटे छोटे चेंजेस आप अपने लाइफ में लेके आओगे तो आप अपना लाइफस्टाइल ऐसा कर लोगे कि एनवायरनमेंट को फायदा होगा. तो ये लाइफ कैंपेन स्टार्ट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन COP 26 ग्लासगो में. तो ये सब स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है. ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ऑलराइट,
क्वेश्चन नंबर 7, देखो अभी म्यांमार की जो आर्मी है वो वहां के सेपरेटिस्ट ग्रुप से बहुत ज्यादा लड़ रही है। तो वहां के जो सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, वहां पे जो लड़ाई की वजह से रेफ्यूजीज हैं वो इंडिया में क्रॉस ओवर कर रहे हैं। इसलिए म्यांमार की जो इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम है वो न्यूज में बहुत आ रही है, इसलिए ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स बॉर्डर म्यांमार? म्यांमार के साथ किन इंडियन स्टेट्स का बॉर्डर लगता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम। तो आपने याद रखना है म्यांमार के साथ सिर्फ 4 स्टेट्स का बॉर्डर लगता है। टॉप टू बॉटम चलते हैं। सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर, फिर लगता है नागालैंड का बॉर्डर, टॉप टू बॉटम बता रहा हूं आपको। फिर लगता है मणिपुर का बॉर्डर और सबसे नीचे लगता है मिजोरम का बॉर्डर। इन 4 इंडियन स्टेट्स के साथ ही म्यांमार का बॉर्डर लगता है, असम के साथ नहीं लगता है। इसीलिए द आंसर इज 1, 2, 4 एंड 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, consider the following statements regarding regional comprehensive partnership agreement. It is the world's largest trading bloc. Its members include ASEAN countries, India, China, Australia, New Zealand, Japan, South Korea. ठीक है। Which of the above statements are correct? Only one, only two, both, neither. अब ध्यान से सुनना एक्सप्लेनेशन। देखो, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट एक ऐसा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है जो बहुत सारी एशियन कंट्रीज के बीच में हो रहा है, खासकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ईस्ट एशियन कंट्रीज। क्लियर? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ताकि इस अग्रीमेंट के जितने भी मेंबर्स होंगे रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उनके बीच में फ्री ट्रेड हो। क्लियर? ना ये जो आरसीईपी है, इंडिया इसका मेंबर बनना चाह रहा था, बहुत टाइम से नेगोशिएशंस भी चल रही थी, पर 2018-19 में हमने प्लान ड्रॉप कर दिया क्योंकि हमें लगा कि इसका मेंबर बनके हमें ज्यादा नुकसान होगा रादर देन फायदा। क्लियर? अच्छा, वैसे आरसीईपी दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है, मतलब कंबाइंड अगर हम देखें तो ज्यादा कंट्रीज हैं। वैसे तो यूरोपियन यूनियन है, पर ट्रेड जो ज्यादा है वो इन्हीं कंट्रीज के बीच में हो रहा है जो इसके मेंबर्स हैं। तो इट इज वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक, बिल्कुल सही। इसके मेंबर्स कौन से हैं? आसियान की 10 कंट्रीज। आसियान की 10 कंट्रीज, आसियान क्या है? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया। तो आसियान की 10 कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना। तो इन टोटल इसमें 15 कंट्रीज हैं और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत, ओनली 1। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, एज पर अ रीसेंट हाई कोर्ट जजमेंट, हरियाणा लॉ ऑन 75% reservation for Haryana domiciled people in private jobs is violative of which part of the constitution? Part 3, Part 4, Part 2, Part 5. Alright? Okay. देखो, आप सब जानते हो कि हरियाणा ने एक लॉ बनाया था जिसमें 75% ऑफ प्राइवेट जॉब्स जितनी भी हैं हरियाणा के अंदर वो मिलेंगी उन लोगों को जो हरियाणवी हैं, जो हरियाणा का डोमिसाइल रखते हैं। हाँ, इस पे एक क्लैरिफिकेशन दी थी कि ओनली दोज प्राइवेट जॉब्स जिसमें 30,000 से कम पैसे मिलते हैं। तो जो टॉप जॉब्स होती है ना बड़े बड़े इंजीनियर्स की, उसमें बाहर से लोग आ सकते हैं, पर जो 30,000 से नीचे की जॉब्स हैं वो सिर्फ हरियाणवी यूथ के लिए होनी चाहिए, प्राइवेट में भी। ये हरियाणा ने लॉ निकाला। ये लॉ चैलेंज हो गया हाई कोर्ट में कि ये लॉ इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15, फंडामेंटल राइट है। उसमें यह बोला है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी पर्सन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर। इन चीजों पे, इन आधारों पे स्टेट आपके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। तो चैलेंज क्या डाला हाई कोर्ट में कि देखो, अगर आप 75% जॉब रिजर्व कर रहे हो सिर्फ उन लोगों के लिए जो हरियाणा के हैं, तो डोंट यू थिंक आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो उनके खिलाफ जो बाहर पैदा हुए हैं हरियाणा से, है ना? तो ये तो आर्टिकल 15 की खिलाफत है। तो इस बेसिस पे ये लॉ वैलिड नहीं है।
और हाई कोर्ट ने कहा बिल्कुल सही बात है, हाई कोर्ट ने इस लॉ को इनवैलिडेट कर दिया है, हाई कोर्ट ने इसे खत्म कर दिया है बेस्ड ऑन आर्टिकल 15 एंड सम अदर आर्टिकल्स, पर मेजरली आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 है फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट है पार्ट 3, ठीक है। सो पार्ट 3 ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे इसे वायलेट कर दिया। आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10, नेटो बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। It is a military alliance formed under Washington Treaty in 1949. It was formed to provide collective security against Soviet bloc. Currently, there are 24 members of NATO. Its headquarters is in, not are, is in Brussels, Belgium. Which of the above statements is correct? Only one, only two, only three, all four statements. तो देखो क्या था, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया तो सोवियत यूनियन, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में एक तरह से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। और लड़ाई किस चीज को लेके हो रही थी? यूरोप को लेके, कि कौन अपनी यूरोप पे डोमिनेंस रखेगा। अब कुछ जो कंट्रीज थी वो अमेरिका के साथ थी, कुछ कंट्रीज यूएसएसआर के साथ थी। तो फ्यूचर में यूएसएसआर पूरे यूरोप पे कब्जा ना कर ले, इसीलिए यूएसए ने और कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर एक मिलिट्री अलायंस बनाया। उस अलायंस के तहत अगर यूएसएसआर ने किसी भी एक कंट्री पे अटैक कर दिया जो इस मिलिट्री अलायंस का हिस्सा है, तो सारी कंट्रीज मिलकर यूएसएसआर पे अटैक कर देंगे। अटैक ऑन वन विल बी कंसिडर्ड अटैक ऑन एवरीवन, ठीक है, इस मिलिट्री अलायंस की। तो ताकि यूएसएसआर किसी कंट्री पे अटैक ना करते, इसलिए यूएसए ने ये करा है कि अगर तुमने किसी भी कंट्री पे अटैक करा, उसे कैप्चर करने की कोशिश करी, तो यूएसए वॉर में कूद पड़ेगा, ठीक है। अब इस मिलिट्री अलायंस का नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेटो। ये बनी थी एज पर वॉशिंगटन ट्रीटी इन 1949, बिल्कुल सही। ये बनी थी सोवियत यूनियन, सोवियत ब्लॉक को अपोज करने के लिए, बिल्कुल सही। आज नेटो में कितने मेंबर्स हैं? 24 नहीं, 30 मेंबर्स हैं। और इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रसल्स, बेल्जियम में। और अभी बात चल रही है कि फिनलैंड को भी नेटो का हिस्सा बना दिया जाए, क्योंकि फिनलैंड डर रहा है कि रशिया उस पर अटैक ना कर दे। तो अगर फिनलैंड नेटो का हिस्सा होगा तो यूएसए भी वॉर में कूदेगा अगर रशिया अटैक कर देता है। और यूक्रेन तो काफी टाइम से ट्राई कर रहा है नेटो का हिस्सा बनने की। अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा होता ना तो रशिया अटैक ना करता यूक्रेन पे, बिकॉज दैट वुड मीन कि अगर रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया तो फिर अमेरिका भी रशिया पे अटैक कर देगा, ठीक है। इसलिए नेटो न्यूज में था। खैर, 30 मेंबर्स हैं, ये गलत है। ये 4th स्टेटमेंट सही है। 1, 2, 4 स्टेटमेंट सही है, तो ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द आंसर इज सी। क्लियर? चलो, with that we conclude today's lecture. Thank you so much for watching everyone, and I hope क्या, I'm sure it is adding value to your preparation. बाकी इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यूज द कमेंट सेक्शन बिलो जुडिशियसली। कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ऑलराइट, चलो फिर, that's it from my side guys. I'll see you next time with another set of 10 MCQs. Thank you.